अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मिस्टर राव और आज मैं लेकर आया हूं 1990s की एक ऐसी खौफनाक कहानी जो बिल्कुल सच्ची है। ये घटना हुई थी 1994 में कराची के डिफेंस एरिया में एक पुराने मकान में। ये कहानी मुझे मेरी अपनी दोस्त फरा आंटी ने सुनाई थी, जिनकी फैमिली ने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा था। तो सुनिए ये डरावनी दास्तान। 1994 का साल था। उस वक्त पाकिस्तान में अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना मोबाइल फोन्स थे ना इंटरनेट, सिर्फ लैंडलाइन फोन्स होते थे और लोग ज्यादातर अपने घर में ही वक्त गुजारते थे। कराची में उस जमाने में डिफेंस एरिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था जितना आज है। वहां पर पुराने कॉलोनियल स्टाइल के मकान थे जो ब्रिटिश जमाने के थे। सिद्दीकी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि अब्बास साहब का जॉब ट्रांसफर हो गया था हैदराबाद से कराची। उनकी फैमिली में थे अब्बास साहब जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनकी बीवी नजली बेगम जो घर संभालती थीं और 3 बच्चे। सबसे बड़ी बेटी सबा जो 16 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। फिर 12 साल की हिना जो स्कूल में थी और सबसे छोटा बिलाल जो सिर्फ 8 साल का था। कराची में मकान ढूंढना मुश्किल था उस वक्त और रेंट भी बहुत ज्यादा था। अब्बास साहब को जल्दी से मकान चाहिए था क्योंकि उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना था। एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें डिफेंस में एक बड़ा पुराना मकान दिखाया। मकान देखकर सबको पसंद आ गया। 2 मंजिला मकान था, बड़ा लॉन था और रेंट भी रीजनेबल था। लेकिन डीलर ने एक बात कही जो थोड़ी अजीब थी। जी साहब, ये मकान काफी टाइम से खाली पड़ा है। पिछले टेनेंट्स जल्दी ही शिफ्ट हो गए थे, कोई खास वजह नहीं बताई उन्होंने। अब्बास साहब ने कहा, कोई बात नहीं, शायद उन्हें और जगह पसंद आ गई होगी। नजली बेगम को मकान देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। मकान तो सुंदर था लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सी ठंडक थी अंदर। अक्टूबर का महीना था और कराची में उस वक्त अभी गर्मी होती है, लेकिन इस मकान के अंदर इतनी ठंडक क्यों थी? अब्बास, मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, नजली बेगम ने अपने हस्बैंड से कहा। तुम ज्यादा सोचती हो, बस पुराना मकान है इसलिए थोड़ी ठंडक है। अच्छा ही है, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब्बास साहब ने मजाक में कहा। बच्चे भी खुश थे। सबा को ऊपर का कमरा पसंद आ गया था जिसमें बालकनी थी। हिना और बिलाल नीचे वाले कमरे में रहने वाले थे। अगले हफ्ते सिद्दीकी फैमिली ने इस मकान में शिफ्ट कर लिया। पहले दिन सब ठीक था। सामान अरेंज किया, फर्नीचर लगाया, घर को अपना बना लिया। शाम को पूरा फैमिली लॉन में बैठा चाय पी रहा था और अपने नए घर की खुशियां मना रहा था। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 11 बजे जब सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, सबा जो ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी अचानक जाग गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है। आवाज बिल्कुल क्लियर थी, सबा, सबा। वो उठी और इधर-उधर देखा। कमरा खाली था। शायद सपना होगा, उसने सोचा और वापस लेट गई। लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब से, सबा, इधर देखो। सबा के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर गई और ब्लैंकेट अपने ऊपर करके सो गई। सुबह जब उसने ये बात मम्मी से कही तो नजली बेगम ने कहा, बेटा, नए घर में ऐसा लग सकता है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगला दिन और भी डरावना था। बिलाल जो 8 साल का था स्कूल से आया तो बहुत डर गया हुआ था। नजली बेगम ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, जब मैं आज स्कूल जा रहा था और मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा एक औरत सीढ़ियां पर खड़ी थी। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन वो मुस्कुराई और गायब हो गई। नजली बेगम का दिल धड़कने लगा। क्या उसका बेटा झूठ बोल रहा था? नहीं, बिलाल कभी झूठ नहीं बोलता था। बेटा, तुम सपना देख रहे होगे, घर में सिर्फ हम लोग हैं। नहीं अम्मी, मैं जगा हुआ था, मैंने सच में देखा। उस रात से नजली बेगम को भी अजीब चीजें महसूस होने लगीं। किचन में काम करती तो लगे कोई पीछे खड़ा है। अचानक से बर्तन गिर जाते, दरवाजे खुद से खुल जाते। एक रात अब्बास साहब ऑफिस से लेट आए, तकरीबन 1 बजे। जब वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा पहली मंजिल की बालकनी में एक औरत खड़ी थी। लंबे सफेद कपड़े, बाल खुले हुए, वो नीचे उनकी तरफ देख रही थी। अब्बास साहब रुक गए। नजली तो सो रही होगी इस वक्त, ये कौन है? जब वो घर के अंदर गए और ऊपर गए तो नजली बेगम सो रही थीं। सबा भी अपने कमरे में थी। सब सो रहे थे। फिर वो औरत कौन थी? अब्बास साहब ने उस रात अपनी बीवी को नहीं बताया। उन्हें लगा शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो।
लेकिन अगली रात जो हुआ वो सबसे डरावना था। रात के 2 बजे हिना की चीखों से पूरा घर उठ गया। जब सब उसके कमरे में गए तो देखा हिना अपने बिस्तर पर बैठी हुई है और कांप रही है। उसकी आंखों में डर था। क्या हुआ मेरी बच्ची? नजली बेगम ने उसे गले लगाया। अम्मी अम्मी, वो औरत वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इतना ठंडा था उसका हाथ, जैसे बर्फ हो। उसने कहा, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब्बास साहब अब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वो पड़ोस वालों से पता करेंगे इस घर के बारे में। सुबह जब अब्बास साहब पड़ोस वाले अंकल के पास गए जो बहुत पुराने रेजिडेंट थे, तो उन्होंने पूछा, अंकल आप इस एरिया के बारे में कुछ जानते हैं, हमारे मकान के बारे में? पड़ोस वाले अंकल बशीर साहब का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मकान बहुत पुराना है। 1950s में यहाँ एक फैमिली रहती थी। एक घर की बेटी ने यहाँ खुदकुशी कर ली थी। काफी सैड स्टोरी थी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि इस मकान में उसकी रूह रहती है। अब्बास साहब का खून सूख गया। क्यों? किसी ने पहले नहीं बताया? डीलर को पता था, लेकिन उसने छुपा लिया ताकि मकान किराए पर लग जाए। पिछली कई फैमिलीज यहां से भाग गई हैं। अब्बास साहब घर आए और सबको सच बता दिया। नजली बेगम ने कहा, हम यहां एक दिन भी नहीं रह सकते, बच्चे डर गए हैं। लेकिन उस वक्त मकान छोड़कर जाना भी मुश्किल था। उन्होंने एडवांस रेंट दे दिया था और नया घर ढूंढने में टाइम लगता। उसी रात से चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगीं। रात को 3 बजे फुटस्टेप्स सुनाई देते। सीढ़ियां पर कोई ऊपर नीचे जाता। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कमरों में ठंडक इतनी बढ़ गई कि हीटर चलाने पर भी गर्मी नहीं आती थी। सबा अब अपने कमरे में अकेली सोने से डर गई थी। वो नीचे अपनी माँ के साथ सोती। बिलाल को रात में दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खुद से बंद हो जाता था। एक रात नजली बेगम किचन में पानी पीने गईं। जब वो वापस अपने कमरे में जा रही थीं, तो उन्होंने देखा एक सफेद साया सीढ़ियों पर खड़ा है। वो हिल नहीं रहा था, बस वहां खड़ा था और नीचे देख रहा था। नजली बेगम की चीखों से सब उठे। अब्बास साहब भी डर गए थे। अब उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन ही वो मौलवी साहब को बुलाएंगे। अगले दिन एक बुजुर्ग मौलवी साहब आए जो ऐसे केसेस हैंडल करते थे। उन्होंने पूरा घर देखा और कुरान की आयात पढ़ी। उन्होंने कहा, यहाँ पर किसी रूह का साया है जो इस घर को अपना समझती है। ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब्बास साहब के पास ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि कुछ और तरीका बताएं। मौलवी साहब ने घर में आयतुल कुर्सी लिखे हुए तावीज लगाए, हर कमरे में और दरवाजों पर। उन्होंने कहा, रोजाना नमाज पढ़ो और कुरान की तिलावत करो और हिम्मत मत हारो। कुछ दिनों तक तो लग रहा था कि चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर एक रात सबा वॉशरूम जा रही थी। रात के 12 बजे जब उसने मिरर में देखा तो उसकी जान ही निकल गई। मिरर में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस वो सबा को देख रही थी। सबा ने आंखें बंद कर लीं और जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। उसने अपने अब्बू को जगाकर सब बताया। अब्बास साहब अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी फैमिली मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। बच्चे रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। नजली बेगम हमेशा दुआ पढ़ती रहती थीं। फिर एक हफ्ते बाद जो हुआ वो सबसे डरावना इंसिडेंट था। रात के 3 बजे बिलाल को लगा कोई उसका हाथ खींच रहा है। वो जागा तो देखा एक औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वो बिलाल को इशारा कर रही थी कि उसके साथ चलो। बिलाल ने चीख लगाई, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो औरत करीब आती गई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा था। उसने कहा, तुम्हें पहले कहा था चले जाओ, तुम लोग सुनते क्यों नहीं? अचानक दरवाजा खुला और अब्बास साहब अंदर आए। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी जो उन्हें याद थी। औरत की शक्ल गायब होने लगी। बिलाल बेहोश हो गया। उस रात के बाद अब्बास साहब ने फैसला कर लिया, रेंट चली जाए, एडवांस पैसा चला जाए, लेकिन इस घर से निकलना है। 3 दिन के अंदर ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और दोस्त के घर टेम्पररी रहने चले गए। बिलाल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि उसका बुखार नहीं उतर रहा था और वो डरावनी चीजें बोलता रहता था। डॉक्टर्स ने कहा ये ट्रॉमा की वजह से है। 2 हफ्ते में बिलाल ठीक हुआ। सिद्दीकी फैमिली ने फिर कभी उस मकान की तरफ नहीं देखा। उन्होंने एक और जगह ढूंढी और वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
2 साल बाद 1996 में नजली बेगम की मुलाकात एक लेडी से हुई जो उनकी नई नेबर थी। बातचीत में पता चला कि वो लेडी पहले डिफेंस में रहती थी। नजली बेगम ने लोकेशन बताई तो वो लेडी डर गई। आप उस गली में रहते थे? वहां तो एक भूतिया मकान है। हमारी मेड ने बताया था कि उसने वहां काम किया था किसी फैमिली के लिए, लेकिन वो फैमिली रातों रात भाग गई। कहते हैं कि वहां एक लड़की ने अपनी जान दी थी 1950s में, क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। उसकी रूह अब भी वहां भटकती है। नजली बेगम को पता चल गया कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सच था। वो रूह अभी भी उस घर में है। आज 2025 में भी वो मकान खड़ा है। कभी कभी कोई फैमिली किराए पर ले लेती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहती। एरिया के लोग कहते हैं कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कोई चलता फिरता दिखता है। प्रॉपर्टी डीलर अब उस मकान को नहीं दिखाते क्योंकि रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है। ये थी दोस्तों 1994 की वो डरावनी कहानी। सिद्दीकी की फैमिली आज भी उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि वो वक्त पर वहां से निकल आए। मैं मिसेस राव आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। जब ऐसा कुछ महसूस हो तो फौरन वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप किसी भूतिया जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों, खुदा आप सबकी हिफाजत करे।